आज हम कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी विज्ञान की पुस्तक जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है कुल जो है हमारे 16 चैप्टर हैं। तो उससे हम जो एक वीडियो में हम जो है 2 चैप्टर जो है वो कवर अप करेंगे। तो इसे हम ज़्यादा जो है पूरे वर्ड टू वर्ड जो है वो मैंने रीड कर लिया है, और इसके जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें से निकल के आ रही है उसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वहाँ तक हम जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम चैप्टर देखते हैं, वो है भोजन यह कहाँ से आता है। ये हमारा पहला चैप्टर है। तो जब इस टॉपिक को हमने पढ़ा तो इससे मेन पर्पस यह निकल के आया कि जो विभिन्न राज्य में जो भी लोग रहते हैं उनका खाना अलग प्रकार से होता है। अलग अलग चीज़ें वे ज़रूर खाते हैं, लेकिन उन सभी के भोजन में जो मुख्य पदार्थ होता है वह जो होता है वह कॉमन सा होता है। जैसे कि हमें जो है अपने भोजन में नियमित रूप से चावल और रोटी ये हम लेते ही हैं, हर दिन लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी हम जो चीज़ें लेते हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम मात्रा में, कम ज़्यादा या अदल बदल हो सकती है। जैसे सब्जी दाल जो है वो बदल सकते हैं, लेकिन चावल रोटी जो है हम नियमित रूप से लेते हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारे जो हमें एनर्जी देने के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से अगर हम अन्य राज्य की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग इडली खाते हैं, वह भी एक चावल का ही बना होता है। तो इनका जो मेन जो संगठन होता है उसमें वो जो है समान होता है। और जो वो चीज़ें जो होती हैं वो जो है अलग प्रकार से भोजन जो है वो बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और कुछ जैसे भोजन की हम बात करते हैं तो मेन अगर चावल बनाना है तो चावल के लिए हमें पानी चाहिए, आग की ज़रूरत होती है। तो संगठन जो है वो एक से अधिक संगठन से मिलकर जो है हमारा भोजन जो होता है वो तैयार होता है। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, तो यहाँ पे ये चीज़ पे फोकस किया गया है कि जो हमारे खाद्य सामग्री जो हैं मुख्यतः हमें पौधों और फिर जंतु दोनों से हमें प्राप्त होते हैं। तो जो हमें पौधों से जो प्राप्त होते हैं वो आप जानते हैं, जैसा कि हमारा अनाज है, गेहूँ चावल, ये सारे जो हैं वो सब्जियां जो हो गई, दालें हो गई, ये सब हमें पौधों से प्राप्त होती है, पादप से प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, ये मांस, ये सारी चीज़ें हमें जंतु उत्पादक चीज़ें हैं जो हमें जंतु से प्राप्त होती है। उसके बाद हमने जो आगे जो हमने देखा उसमें है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे आप देखेंगे। जो हम जो है जो पौधा है, ठीक है, उसका कौन सा भाग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे खाने के लिए महत्वपूर्ण है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पौधों को 2 सिस्टम में जो है वो बांटा गया है, एक जड़ के नीचे वाला और दूसरा जड़ के ऊपर वाला। तो जड़ के जो नीचे का जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, मूल तंत्र कहते हैं, जिसमें केवल जड़ें आती हैं, प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें, या हम कह सकते हैं प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये जड़ें आती है रूट सिस्टम में। लेकिन जब हम बात करते हैं सूट सिस्टम यानी कि प्ररोह तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो उसमें जो है हमारा सारी चीज़ें, मतलब फूल, फल, पत्तियाँ, तना, कलियाँ, ये सारी चीज़ें जो होती है वो आती है हमारे सूट सिस्टम में आती है। तो 2 सिस्टम में हम बांटते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें खाने योग्य भाग जो है वो कौन कौन से होते हैं और हम किस प्रकार से उन्हें भोजन के रूप में लेते हैं। अगर हम पूरा इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें मेन चीज़ें हमें यही जानना है कि पौधे के कौन से भाग को हम खाते हैं, कौन से पौधे के किस भाग को खाया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो दी गई है कि जो सीताफल होता है, काशी फल होता है, उसके फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबो कर तल करके पकौड़ी बनाकर खाया जाता है, इस तरीके से। तो अगले अगले पेज में आते हैं, और इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कौन सी जो है पौधे की कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मूली का पौधा है, जैसे कि मूली। तो मूली जो है वो इस एक से अधिक चीज़ें इसकी खाई जाती है। जैसे मूली का हम क्या खा सकते हैं, जड़ भी खाते हैं और पत्ती भी खाते हैं, ठीक है। मूली का हम जड़ भी खाते हैं और उसकी
पत्तियां भी खाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसके एक से अधिक चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे कि धनिया हो गया। धनिया का हम पत्ती भी लेते हैं, बीज भी लेते हैं। धनिया पत्ती जो है हम अपने खानों में फ्रेश जो है लीव्स यूज़ करते हैं, और बीज का जो है हम जो है पिसवा करके उसके मसाले में उसका यूज़ करते हैं। सहजन हो गया, सहजन की पत्तियां भी यूज़ करते हैं, फूल भी यूज़ करते हैं, फली भी उसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ऐसे कई सारे पौधे हैं जिनके एक से अधिक भाग को खाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सरसों के जो बीज से हम तेल भी प्राप्त करते हैं। इनकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए भी करते हैं। और यहाँ पे दिया है, अपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं। केला का फल हम खाते हैं और केले की पत्तियों का हम खाने के लिए उपयोग भी करते हैं। तो इस तरीके से जो है एक से मतलब पौधे के जो है एक ही पौधे के एक से अधिक भागों को खाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ पे फोकस किया गया है, चना को अंकुरित करके या मूंग को अंकुरित करके उनमें से हम क्या कर सकते हैं, जड़ें जो हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या करते हैं, भिगो देते हैं चना को। उसके बाद उसे अगले दिन जो है पानी निकाल करके उसको कपड़े में बांध कर रख देने से उनमें से जड़ें जो हैं इस प्रकार से वो निकल के बाहर आ जाती हैं। एक चीज़ और यहाँ पे दी गई है मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी जो है वो मकरंद या मीठे रस को एकत्रित करती है, ठीक है। अपने छत्ते में वो क्या करती है, वर्ष के केवल 3-4 महीनों में ही उसको भंडारण कर लेती है, ताकि वो साल भर, क्योंकि साल भर उसे जो है फूल मिलते नहीं हैं, ठीक है। और इसीलिए वो क्या करती है, उसको भंडारण करके रखती है और साल भर उसका वो उपयोग करती है। तो लगभग आपको पता ही होगा कि अक्टूबर नवंबर में मधुमक्खी पालन जो है वो शुरुआत की जाती है, और फरवरी के टाइम पर्याप्त फूल होते हैं। उस समय ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शहद को क्या करती है, एकत्रित करती है। अब विभिन्न जंतुओं का भी भोजन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि जिन्हें हम खाते हुए देखते हैं उनको तो हम जान जाएंगे कि कौन क्या खाता है। जैसे बिल्ली क्या खाती है, चूहा क्या खाती है। बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु को खाती है, पक्षी को खा जाती है, दूध पीती है। चूहा अनाज खाता है, और क्या खाता है, कीड़े, छोटे जो होते हैं कीड़े, उनको भी वो खा लेता है चूहा, ठीक है। शेर क्या खाता है, तो शेर अन्य जंतुओं को खाता है। बाघ भी अन्य जंतुओं को खाता है ना। मकड़ी जो है वो कीड़ों को खाती है, छिपकली कीड़े को खाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती हैं कि वो क्या खाती हैं। जैसे छिपकली हमें खाते हुए तो दिखाई देती है, पर उनको हमें पानी पीते हुए नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उनके भोजन से ही उनको पर्याप्त जो है वो पानी मिल जाता है, वो अलग से पानी नहीं पीते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, वो है गिलहरी का। गिलहरी जो है वो अखरोट खाती है। और इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो है इस चैप्टर से निकल के आ रहा है, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो जड़ की जो खाने वाली है वो मूली है, गाजर है, शलजम है, चुकंदर है। ये सब जो हम जो खाते हैं वो किस फॉर्म में होता है, जड़ के फॉर्म में होता है, रूट के फॉर्म में होता है। मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, ये सब का रूट खाया जाता है, जड़ खाया जाता है। उसी प्रकार से तना, तो जो आलू खाते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आलू जो है ज़मीन के नीचे निकलता है, जड़ भाग को खाया जा रहा है, नहीं। आलू जो है वो स्टीम का परिवर्तित रूप है, वो तना है, ठीक है। तो आलू और अरबी, ठीक है, हल्दी, प्याज, लहसुन, ये सब क्या जो है वो तना है। तो ये आप बिल्कुल इस चैप्टर से जो मेन चीज़ यही निकल के आ रही है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। भोजन के घटक, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ पे जो है पूरी जो है कंपोनेंट्स के बारे में बात की है कि हमारे बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या चीज़ें हमारे भोजन में ज़रूरी हैं। तो ये बेसिकली हमको पता है कि हमें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स जो है सभी चीज़ें जो हैं हमारे फूड में जो है चाहिए। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी कुछ जो है यहाँ पे ना परीक्षण दिया है। इस परीक्षण को हम जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी प्रकार के भोजन में हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा घटक उपस्थित है, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, क्या है, ये हम किस प्रकार से जान पाएंगे। तो इसके लिए ना एक टेस्ट दिया हुआ है कि हम उनको जो है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो होता है, मंड होता है, उसका परीक्षण कैसे होता है। तो हमको पता है कि चावल जो हो गए, ठीक है, और जो हमारे गेहूँ हो गए,
उन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसका एक टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि सचमुच इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें जो है अपना जो खाना है उसका बना लेना है पेस्ट, और उसको पानी में घोल करके उसका एक विलियन तैयार कर लेना है। जैसे हमने चावल लिया है, हम पिसा हुआ चावल ले सकते हैं और उसमें जो पीसी हुई जो चावल होगी उसमें पानी डाल करके उसका एक घोल बना लेंगे। अब इस घोल में हम डालेंगे आयोडीन का विलियन। आयोडीन का विलियन मतलब आयोडीन की कुछ बूंदें लेकर के उसे पानी में घोल करके उसका जो है हम विलियन तैयार कर लेंगे और उसको हम डालेंगे हमारे जो चावल का जो भी विलियन हमने बनाया उसमें। अगर हमको सल्यूशन जो हमारा जो है यह जो है ब्लू कलर का हो जाएगा तो मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमें नीला कलर दिखाई देगा तो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। उसी प्रकार से एक हमारी पुस्तक में जो है प्रोटीन का टेस्ट जो है वो दिया हुआ है, उसे हम कर लेते हैं, प्रोटीन का परीक्षण। तो ये देखो, ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण यहाँ पे किया जा रहा है आलू में, है ना, मंड के लिए। दूसरा यहाँ पे परीक्षण प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक हमें चाहिए कास्टिक सोडा और दूसरा हमें चाहिए कॉपर सल्फेट। इन दोनों का विलयन हमें लेना है और जो भी पदार्थ जिसमें हमें प्रोटीन जो है वो होता है, जैसे कि यहाँ पे जो है कुछ खाद्य पदार्थ जो ले करके उसमें प्रोटीन का टेस्ट किया गया है। जैसे कि हम मूंगफली ले सकते हैं, दूध में प्रोटीन होता है, दालें ले सकते हैं। तो दाल जैसे दाल है, ठीक है, दाल का हमने पेस्ट बना लिया, उसे हमने पानी में घोल लिया। अब उसमें हमें क्या ऐड करना है, 2 ड्रॉप हमको ऐड करना है। जैसे हमने दाल लिया है, पल्सेस ली हुई है, पल्सेस का हमें सल्यूशन लेना है, पानी में घोल करके लेना है। इसमें हम जो है 2 ड्रॉप ऐड करेंगे कास्टिक सोडा। ठीक है, 2 ड्रॉप हम कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे CuSO4, और हम इसमें 10 ड्रॉप ऐड करने वाले हैं कास्टिक सोडा। 10 ड्रॉप हम इसमें ऐड करेंगे कास्टिक सोडा। यदि जो है हमारा जो विलियन है उसका रंग वायलेट हो जाता है, वायलेट हो जाता है मतलब कि बैंगनी कलर हमें अगर मिलता है, तब जो है हमारा जो सल्यूशन है, जो विलियन है या फिर जो हमारा सैंपल है जो हमने लिया था उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये आपको दोनों टेस्ट अच्छे से याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए हमें ज़रूरत होती है आयोडीन की, और प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें ज़रूरत होती है कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, इन दोनों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसमें दिया है वसा परीक्षण। वसा परीक्षण सबसे आसान होता है। इसके लिए एक जो है हमें क्या करना चाहिए, एक जो है पेपर ले सकते हैं और जो इस चीज़ों में वसा है उसको उस कागज़ में लपेट करके कूट देंगे, उसके बाद उसे हटा लेंगे तो ये इसकी जो परत गीली हो जाएगी। कुछ देर बाद हम छोड़ देते हैं, अगर उस वो पानी रहेगा तो वो तो सूख जाएगा, लेकिन तेल रहेगा तो वो धब्बा हो जाएगा और वो जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से हम वसा का भी परीक्षण कर सकते हैं। तो ये तीनों टेस्ट हमें बिल्कुल याद रखना है। अब इसके अलावा हमारे जो खाने में जो है ज़रूरत होती है वो होती है रुक्षांश की, बहुत अधिक मात्रा में रुक्षांश की भी हमारे खाने में ज़रूरत होती है, जिसका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। रुक्षांश का मतलब होता है फाइबर युक्त जो भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रुक्षांश। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं आहारी रेशे। तो आहारी रेशे क्या होते हैं, आहारी रेशे जिसे हम अपने खाने में जो है वो डायरेक्टली एक तरीके से हम वो उनकी ज़रूरत जो है वो हमें डायरेक्टली नहीं होती है, लेकिन वो हमारे भोजन को पचाने में जो है वो सहायता करते हैं। मतलब कि उनकी हमारे शरीर को जो है वो ज़रूरत जो है फूड को पचाने के लिए जो है आहारी रेशे की ज़रूरत होती है। आहारी रेशे में हम जो फाइबर्स वाले फूड होते हैं वो लेते हैं, जैसे कि हमारा गेहूँ चावल जो हो गया, आलू हो गया, इन सब में जो है वो आहारी रेशे का काम करती हैं। ठीक है,
साबुत खाद्यान्न जो भी होता है, दाल, ताज़े फल, सब्जियां, ये सब जो है वो आहारी रेशे में आता है। ये हमारे भोजन को जो है वो डाइजेस्ट करने में, पचाने में जो है वो सहायता करती है, जिसे हम रुक्षांश कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन। कई प्रकार के विटामिन हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में जो है इस पर ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है, विटामिन और संतुलित आहार पे। तो ये हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद इनकी कमी से होने वाले जो भी रोग हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से होता है हमारा जो है आँखें जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, में रात में दिखाई कम पड़ता है। ठीक है, कभी कभी पूरी तरीके से हमें दिखाई देना भी बंद हो जाता है। और एक चीज़ हमें और ध्यान में रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल। ओके। उसके बाद विटामिन बी1 है। विटामिन बी1 की कमी से जो है मांसपेशियां दुर्बल हो जाती है। इस रोग का नाम है बेरी। और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। ठीक है। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में समय लगना। ठीक है, ये हमारी जो है ना, विटामिन सी की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसलिए ये सारी प्रोसेस में जो है वो समय लग जाता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जो हमारी अस्थियों को कमज़ोर कर देती है। ठीक है, अस्थियां का मुड़ जाना वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो इन सब का रासायनिक नाम भी ध्यान में रखना है। विटामिन ए का है रेटिनॉल, विटामिन बी1 का है थायमीन, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड कैल्सीफेरॉल। और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इनका रासायनिक नाम और इनके लक्षण भी जो है हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके अलावा अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी अस्थियां कमज़ोर हो जाएंगी, हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे और ये सब टूटने लगेंगे। अगर आयोडीन की कमी होती है तो हमें पता है कि एक रोग होता है जिसे हम ग्वाइटर या फिर घेंगा रोग कहते हैं, जो गले की जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, वो जो है वहाँ से एंजाइम का सेक्रेशन होता है और वो जो है वो फूल जाती है। थायरॉक्सिन जो है वो उसका सेक्रेशन होने लगता है, जिसके कारण मानसिक रूप से बच्चे जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। अगर लोहे की कमी हो जाए तो वो कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अरक्तता कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेनली जो है इसमें फोकस की गई है। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें जो हैं और भी जो है बताई गई हैं, जैसे कि डिफिशियंसी डिसीज जो हमने टेबल में ही जो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। इसमें एक चीज़ जो है वो फोकस करना है, वो हम यहाँ पे बता देते हैं कि कई बार हमने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कि जिनकी जो बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले होते हैं। ठीक है, दुबले पतले होते हैं। तो इनका जो मेन कारण ये है कि इनको संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। भोजन की जो है वो कमी के कारण जो है इनके शरीर का विकास नहीं हो पाता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, और इससे फिर विभिन्न प्रकार के उनके रोग हो सकते हैं। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं, जो मेन जो भी पॉइंट्स है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और इसका जो भी चीज़ जो हमें एक्सटेंड फॉर्म भी पढ़ना था वो भी मैंने इसमें बता दिया है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम आगे के 2 चैप्टर जो है वो करने वाले हैं।